नमस्कार स्टूडेंट, माँ नर्मदा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि 17 मई को एमपी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम है और इसी कड़ी में मैं आपके लिए पिछले साल जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2022 में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन पेपर को कवर करूँगी। हमने देखा है कि कई बार एग्ज़ाम में PYQ आ जाते हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन पेपर को जो 2022 में हुआ था उसे एक बार ज़रूर सॉल्व करके जाएं, रिवाइज़ करके जाएं। हो सकता है एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएं, तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें पेपर 1 भी कवर किया है, तो क्योंकि पेपर 1 तो अब एमपी में हर जगह कंपलसरी हो गया है, तो आइए पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और मैंने इसको पहले से ही टिक लगा दिए हैं ताकि कई बार बोलने में और टिक लगाने में डिफरेंस हो जाता है और क्वेश्चन ऐसा ना हो बच्चे गलत अंडरस्टैंड करें, इसलिए सारे के आंसर मैंने पहले ही टिक लगा दिए हैं। तो ये आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान था। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। उज्जैन उनका मूल स्थान था। चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? तो दुधई शिलालेख में चंदेल शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? होशंग शाह ने मांडू के किले का निर्माण करवाया था। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? कवि भूषण है। फिफ्थ है, जैन मंदिर दोवकुंड कहाँ स्थित है? तो दोवकुंड, ये क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन था इसलिए MPPSC ने इसे डिलीट किया है। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं BR अम्बेडकर। कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करती है? तो कोरकू जनजाति 2 बार जादुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करते हैं। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। पेपियर मेषे कला का प्रमुख केंद्र है उज्जैन। कौन आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे? तो किशन सिंह ठाकुर आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे। नेक्स्ट है, मेकल श्रेणी संबंधित है। मेकल श्रेणी इनमें से सतपुड़ा से संबंधित है। जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। मेकल श्रेणी से ही जोहिला का उद्गम होता है। मेकल श्रेणी से ही जोहिला, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट है, मानदाता गार्ज किस नदी से संबंधित है? तो मानदाता हम सब जानते हैं नर्मदा को कहा जाता है, तो नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? खरगोन जिले में। बिजूरी झगरा खंडखान किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है? सोहागपुर कोयला क्षेत्र से। मध्य प्रदेश के किस पेटी में सर्वाधिक मैग्नीज भंडार है? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज के भंडार हैं। गांधी सागर बांध स्थित है डी, चंबल नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है? तो ये गूड़ में स्थित है, गूड़ रीवा। रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 93 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई थी? 24 जनवरी 1994 को सहमति प्राप्त हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ये राज्यपाल के पास है। लोकसभा एवं विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? सही आंसर है 6 सीटें आरक्षित हैं। एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो बुरहानपुर जिले में।
वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं? 89 ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो 46 अनुसूचित जनजाति ST निवास करती हैं। भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड को पुनर्विकास के लिए कुल कितने स्टेशन आवंटित किए गए हैं? तो 8 आवंटित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला ओपियम एल्केलाइड्स प्रसंस्करण कार्य के लिए जाना जाता है? तो नीमच जाना जाता है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का कुल भंडार है 23.64 मिलियन टन भंडार है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं निर्धनता का उन्मूलन करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के वर्तमान प्रबंध निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जियोर्जिएवा इसकी प्रबंध निदेशक हैं। भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि कितनी होगी? इसकी होगी 3 वर्ष। विश्व आर्थिक परिषद 2023 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये दावोस में आयोजित की गई थी। 34 मध्य प्रदेश के छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश CM राइज योजना को कब प्रारंभ किया गया था? इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, कुछ इसमें डेट में कंफ्यूजन था। 35 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम और स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस योजना में उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, यह सही नहीं है। बाकी इस योजना में 18 से 45 वर्ष की आयु को ऋण मिलेगा। वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और उद्यमी को बैंक में कुछ गिरवी नहीं रखना है, ये सारे सही हैं। बस न्यूनतम शिक्षा 10वीं, तो इसको बाद में चेंज कर दिया गया था, इसलिए ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित होती है? तो मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से होती है। मध्य प्रदेश के मुनीश्वर चंद डावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये मेडिसिन यानी दवा के क्षेत्र में किया गया है, इनको किया गया है। तो ये पद्मश्री अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और कंटिन्यूस अभी कुछ सालों से MP के लोगों को मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट पद्मश्री आपको अच्छे से चार्ट बना के अलग अलग ईयर के करने हैं। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं तो ये मिक्स भी हो जाते हैं, तो इसे आप एक बार अच्छे से तैयार कीजिएगा। नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा है? तो ये 3य स्थान रहा है। 3 इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है? तो भोज समारोह चूँकि राजा भोज धार से थे तो धार में आयोजित किया जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यानचंद के द्वारा ओलंपिक खेल में कितने गोल किए गए थे? तो इस क्वेश्चन को MPPSC ने डिलीट किया है। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट समतुल्य है, तो ये 2 की पावर 40 बाइट्स का होता है। 1 टेराबाइट 1 TB जो बोलते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किसके लिए हैं? तो ये A और B दोनों के लिए, यानी चालक की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों को ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता है। ChatGPT में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तकनीकों का उपयोग हुआ है? तो इसमें भी A और B दोनों होंगे, यानी कि NLP नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग तकनीक दोनों का ही ChatGPT में यूज़ हुआ है। 44 रोबोटिक्स में आवश्यकता होती है यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों की, इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों की और संगणक विज्ञान अनुप्रयोगों की। तो ये उपयुक्त
तीनों ही करेक्ट है, तो उपयुक्त सभी आएगा इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना का वर्ष है, तो 1976 में NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मतलब NIC है, इसकी 1976 में स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? तो राज्य पूछा है तो बैंकिंग, पेंशन, ई ऑफिस ये नहीं होंगे। ट्रेजरी राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड वाइड वेब को आविष्कृत किया था, तो सर टिम बर्नर्स ली ने WWW को का आविष्कार किया था। प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है? मोजाइक प्रथम वेब ब्राउज़र है। IRCTC वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है? तो ये हमारे रेलवे के लिए है, तो ये G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर है, पोर्टल है। ई कॉमर्स C2C कॉमर्स लागू होता है, तो C2C eBay और पेपैल दोनों पे, यानी A और B दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट ये वाले जो 41 से 50 तक क्वेश्चंस हैं, ये हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले या कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, तो ये तो कई बार एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लिएगा। ये पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस थे। आइए देखते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 में तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उन्नत भारत अभियान के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक नहीं है? तो ग्राम विकास कार्यों में परिवर्तनकारी बदलाव को प्रारंभ करना, ये उन्नत भारत अभियान के प्राथमिक लक्ष्यों में से नहीं है। तो उन्नत भारत अभियान के प्राथमिक लक्ष्य क्या क्या होंगे? नए रोजगार विकसित करने हेतु अधिक से अधिक रिपोर्टिंग और लाभप्रद परिणामों पर बल देना, उच्च शिक्षा की विभिन्न संस्थाओं में विकास एजेंडा के बारे में समझ निर्माण करना, सामाजिक लक्ष्यों के निर्माण में फील्ड कार्य एवं सभी स्टेक होल्डर्स के मध्य विचार विमर्श को उच्च शिक्षा के आधार के रूप में पुनः रेखांकित करना, ये सारे इसके लक्ष्य हैं। C नंबर का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नहीं है? तो उच्च शिक्षा संस्थाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों की नियुक्ति डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कार्य नहीं है, लेकिन बाकी ABC है, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित नीतियों का निर्माण, मंत्रिमंडल की कैबिनेट वैज्ञानिक सलाहकार समिति संबंधित मामले और फ्यूचरोलॉजी, ये सारे इसके DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कार्य हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि NAAC के बारे में सही है? सही है। इसका मुख्यालय इंदौर में है, ये गलत है। देश भर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये भी गलत है। इससे उच्च शिक्षा संस्थाओं का आकलन करने और मान्यता देने की जिम्मेदारी गई है, बिल्कुल सही बात है। यह एक स्वायत्त संस्था है, और ये भी गलत, ये भी सही है, यानी कि 3rd और 4th, यानी कि A इज़ द करेक्ट आंसर। 3 और 4th है। इसका मुख्यालय इंदौर में नहीं, बेंगलुरु कर्नाटक में है, और ये UGC की ही एक बॉडी है। इनमें से कौन सा स्वयं का सिद्धांत नहीं है? तो अभिगम, समानता और गुणवत्ता, ये स्वयं के सिद्धांत है। पारदर्शिता स्वयं का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूनेस्को द्वारा सुझाए गए शिक्षा के स्तंभों को इंगित करता है? जानना सीखना, एक साथ जीना सीखना, करना सीखना, ये सारे ही शिक्षा के स्तंभों को यूनेस्को द्वारा सुझाए गए हैं। लेकिन इनमें से किसकी NIC में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? कोर्स, ट्रांसपोर्ट, स्वच्छ भारत मिशन और खेल प्रशासन की NIC में भूमिका नहीं है। 2003 में शुरू हुई NPTEL का निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूप है? तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग इज द फुल फॉर्म ऑफ NPTEL। निम्नलिखित में से कौन सा
या कौन से रूसा का मुख्य उद्देश्य है? तो विभिन्न सुधारों के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के लिए उच्च शिक्षा में समानता में सुधार करना और बालिकाओं के छात्रावास, अलग अलग अनुकूल बुनियादी ढांचे आदि के निर्माण के माध्यम से महिला, अल्पसंख्यकों, SC, ST, OBC और दिव्यांगजनों को शामिल करने को बढ़ावा देना, गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा अनुसंधान और नवाचार के लिए राज्यों और संस्थाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना, ये सभी ही रूसा के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी प्रमाण पत्र कितने वर्ष तक वैध रहता है? ये जो रैंकिंग की जाती है, ये नैक के बारे में बात हो रही है। नैक 5 ईयर के लिए अपनी सर्टिफिकेट देता है, 5 के बाद फिर से करवाना पड़ता है। मध्य प्रदेश में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग गठित किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के द्वारा MPPSC का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1 नवंबर 1956 से पूर्व भोपाल राज्य में सिविल सर्विसेज की भर्ती हेतु परीक्षाएं आयोजित करता था? तो ये जब 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है, तो उससे पहले संघ लोक सेवा आयोग ही भोपाल राज्य में सिविल सर्विस की परीक्षाएं आयोजित करता था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार पर मुकदमा चलाया जा सकता है? तो ये चलाया जा सकता है अनुच्छेद 300 में, आर्टिकल 300। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था में प्रशासन का विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो प्रत्यायोजित विधान इसका साधन नहीं है। प्रश्नकाल, स्थगन और अविश्वास प्रस्ताव, ये सारे ही विधायी नियंत्रण के साधन हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है? तो धारा 15(1) के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियम को किस वर्ष प्रभावशाली बनाया गया है? तो 2006 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस दिनांक को मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन प्रारंभ की गई? 31 जुलाई 2014 से CM हेल्पलाइन स्टार्ट हुई है। मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस विभाग के अंतर्गत किया जाता है? तो लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा CM हेल्पलाइन का प्रारंभ किया जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान के गारंटी अधिनियम 2010 की किस धारा के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी शास्ति आरोपित करने हेतु अधिकृत है? तो धारा 7(1) के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को शास्ति आरोपित करने हेतु अधिकृत है। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान के गारंटी संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 2H में उल्लेखित शब्द कपट से अभिप्रेत कृत्य निम्नलिखित में से किसमें परिभाषित है? तो ये B है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 17 में। एक विश्वविद्यालय में किसी संकाय के अध्यक्ष के कार्य संबंधित होते हैं शिक्षण एवं शोध के मानकों के संधारण से। 72 मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के बेहतर प्रावधानों हेतु लाया गया था। किसके बेहतर प्रावधानों? संगठन एवं प्रशासन के प्रावधानों के बेहतर प्रावधानों के लिए लाया गया था। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में कौन से राजस्व जिले आते हैं? तो इसमें से कोई भी नहीं आता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किस यूनिवर्सिटी का कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसे ज़रूर देखिएगा। राज्य विश्वविद्यालय के किसी स्थायी एवं योग्य संकाय सदस्य को शोध पर्यवेक्षक हेतु नियुक्त किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है अकादमिक परिषद के अनुमोदन के उपरांत।
मध्य प्रदेश के बाहर किसी तरह के शिक्षण या शोध कार्य के प्रस्ताव परीक्षण हेतु बनी संबंधित समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को सम्मिलित नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा में सीधी भर्ती के अंतर्गत विज्ञापित पदों में एससी तथा एसटी के उम्मीदवार के लिए संयुक्त रूप से आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होगी? तो 45% होगी। मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 के अनुसार एसटी तथा एसटी से तात्पर्य वही होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366, 24 और 25 में वर्णित है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के अकादमिक परिषद की सफल बैठक के आयोजन हेतु कोरम के क्रम में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो 12 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में वार्षिक प्रतिवेदन के निर्माण हेतु निर्देशन देने का दायित्व किसका है? कार्यकारी परिषद का दायित्व है। मध्य प्रदेश में एक निजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति हेतु कौन सा कथन असत्य है? इस हेतु बनी चयन समिति में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 2 प्रख्यात शिक्षाविद होते हैं, यह असत्य है। यह नियुक्ति चांसलर द्वारा की जाती है। इस हेतु बनी चयन समिति में प्रायोजन निकाय द्वारा मनोनीत 2 प्रख्यात शिक्षाविद होते हैं। चांसलर चयन समिति के सदस्यों को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है। ये सभी सही हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ये प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो करेक्ट आंसर है एमपी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973। 83 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया गया है। 84 निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह भोपाल में स्थित यूजीसी के केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये है छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के अंतर्गत। एआईसीटी के केंद्रीय क्षेत्रीय समिति कार्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस क्षेत्रीय समिति का हिस्सा है? तो ये है पश्चिमी क्षेत्रीय समिति का हिस्सा है। कृषि प्रौद्योगिक अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान अटारी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है जबलपुर में स्थित है। सन 1958 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे आईआईटी मुंबई की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से की गई? तो यूनेस्को की सहायता से की गई है। भारतीय विज्ञान शिक्षा में अनुसंधान संस्थान IISER मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एम्प्री भोपाल वर्ष 2007 से पूर्व किस नाम से जाना जाता है था? तो ये रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता था। विश्वविद्यालय के वित्त और संपत्तियों का नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण कार्य है। किस संपत्तियों का नियंत्रण? कार्यकारी परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विंग के प्रमुख की स्थिति में एक महत्वपूर्ण पद है, तो ये है रजिस्ट्रार, एक महत्वपूर्ण पद है। विश्वविद्यालय की निधि और संपत्तियों के प्रबंधक कौन है? तो वित्त अधिकारी प्रबंधक हैं। यूजीसी औपचारिक रूप से भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार में एक सांविधिक निकाय के रूप में कब स्थापित किया गया? तो नवंबर 1956 को स्थापित किया गया। कुलपति के नियंत्रण के अधीन किसका कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश, जिसमें न्यास और दान संपत्ति शामिल है, को धारण को प्रबंधित करें? तो वित्तीय नियंत्रक इसका करेक्ट आंसर है। कुल सचिव के नियंत्रणानुसार आय एकत्र करना, भुगतानों को वितरित करना और विश्वविद्यालय के खातों को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो ये भी वित्तीय नियंत्रक करता है। डैश से कुलपति को सौंपे गए क्षेत्रों से उसके उत्तरदायित्वों को साझा करने की अपेक्षा किससे की जाती है? सम कुलपति से की जाती है।
बजट के ढांचे के भीतर उनके निष्पादन की दृष्टि से विद्या परिषद के सभी प्रस्तावों को जांच करने का कर्तव्य किसका है? तो कार्यकारी परिषद का कार्य है। विश्वविद्यालय के आय व्यय की समीक्षा करने का कर्तव्य किसका है? वित्त समिति का कार्य है। एक परिनियम तैयार करते समय विश्वविद्यालय की सबसे अच्छी विधियाँ किसके द्वारा तैयार की जाएंगी? समन्वय समिति द्वारा की जाएंगी। फर्म के वित्तीय स्रोतों के नियोजन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रबंधीय गतिविधि कहलाती है, वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ एवं व्यवसाय की परिसंपत्तियों को बढ़ाना वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। लचीला बजट संबंधित होता है तो ए और बी दोनों यानी कि व्यय से और लागत से दोनों से संबंधित होता है। अर्ध विकसित राष्ट्रों को सार्वजनिक ऋण लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लेना पड़ता है? तो इसके दो आंसर करेक्ट किए हैं एमपीपीएससी ने, घरेलू ऋण का और दूसरा है करारोपण अनिवार्य ऋण एवं मुद्रा प्रसार का। नेक्स्ट 105 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। अंकेक्षण संपूर्ण चित्रण को नहीं बताता है। अंकेक्षण का प्रारंभ लेखांकन के अंत से होता है। अंकेक्षण कोई गारंटी नहीं देता है। तो ये सभी ही स्टेटमेंट सही है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान की कौन सी धारा के तहत एवं किसके द्वारा की जाती है? तो ये धारा है 148 और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में अंकेक्षण को लेखांकन से कब और किसके द्वारा पृथक किया गया है? तो 1976 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। लोक लेखों की विशेषताओं में से एक है, क्या विशेषता है? लोक लेखा की केंद्रीय प्रणाली होती है, यह एक विशेषता है। 109 मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम में से किस पर लागू नहीं होता है? तो ये निगमों पर, मंडलों पर एवं विपणन संघों पर, मंडी बोर्ड एवं कृषि उपज मंडी समिति पर होता है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प व कारीगरों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के क्रय विक्रय पर यह नियम लागू नहीं होता है। 110 नंबर का एमपीपीएससी द्वारा डिलीट किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण मूल्यांकन का सही चित्रण करता है? तो मूल्यांकन इक्वल्स टू मापन प्लस आकलन प्लस मूल्य निर्णय, ये सही चित्रण है। 112 निम्नलिखित में से कौन सा एक छात्र की ग्रेडिंग का आवश्यक पहलू नहीं है? तो स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, अन्य शिक्षकों की राय पर पक्षपात इसका सही पहलू नहीं होगा। बाकी सारे सही, मतलब आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, सहकर्मी आपका जो साथ में है कलीग वो कर सकता है, अन्य शिक्षकों की राय भी की जा सकती है, लेकिन पक्षपात इज द रॉन्ग। VARK लर्निंग स्टाइल मॉडल किसके द्वारा किया गया था? तो ये नील डी फ्लेमिंग द्वारा दिया गया है। शिक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो प्रचार करना शामिल नहीं है, बाकी सारे होंगे, यानी आवाज़ और हाव भाव, शरीर की भाषा, चेहरे के भाव, ये सब शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। होकांसन और हूपर के अनुसार शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? तो 5 स्तर होते हैं। निम्नलिखित से कौन सा अनुसंधान विधियों में शामिल है? तो ये भी डिलीट हुआ है। 117 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संपर्क मॉडल का हिस्सा नहीं है? तो ये है प्रोग्राम्ड मॉडल, इसका सामाजिक संपर्क का हिस्सा नहीं है। कक्षा में सीखने के लिए विभिन्न तरीकों में से कौन से सीखने के तरीके को सभी प्रकार के सीखने के लिए एक बुनियादी आवश्यक माना जाता है? तो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखना सबसे बुनियादी माना जाता है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। सत्यता, निजता, गोपनीयता और निष्ठा निम्नलिखित में से किसके 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं? तो नैतिक नियम के ये तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूलभूत सिद्धांत नहीं है?
तो योगात्मक मूल्यांकन इसका मूलभूत नहीं है, बाकी सारे इसके मूलभूत सिद्धांत हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्राओं को अधिकता वाले क्षेत्र में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात क्या होगा? तो 25:1 इसका सही अनुपात होगा। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय साहित्यिक कृति ने अच्छी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जिन्हें एनईपी 2020 में वापस लाना चाहती है? तो बाणभट्ट की कादम्बरी में ये 64 कलाओं के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्नातकोत्तर कार्यक्रम का सही प्रारूप नहीं है? तो 4 वर्षों का पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर में कोई सही प्रारूप नहीं है, मतलब पीजी लेवल पे 4 वर्षों का नहीं है। एनईपी 20 के अनुसार प्रत्येक कॉलेज, विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थाओं के क्लस्टर नॉलेज हब में न्यूनतम कितने छात्र होंगे? तो 3000 छात्र होंगे। MERU की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एनईपी के अनुसार किस अंतराल पर NCFSC दस्तावेज की समीक्षा एवं अद्यतन किया जाएगा? तो प्रत्येक 5 और 10 वर्षों में इसको अद्यतन किया जाएगा। एनईपी के अनुसार किसी विषय विशेष में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए बीएड का कौन सा कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है? तो 1 वर्ष का किया गया है। एनईपी के अनुसार अनुवाद एवं विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापित की जाएगी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन किया जाएगा स्टैब्लिश। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विश्वविद्यालयों के में प्रवेश के लिए उच्च गुणवत्तापूर्वक सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी? तो ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जिम्मेदार होगी। मध्य प्रदेश प्रवेश तथा शुल्क विनियामक समिति का सभापति कौन नहीं हो सकता है? तो राज्य सरकार के उप सचिव स्तर का अधिकारी नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी हो सकता है। मध्य प्रदेश प्रवेश तथा शुल्क विनियामक समिति द्वारा फीस निर्धारण का मापदंड कौन सा नहीं है? तो क्षेत्र की आर्थिक संपन्नता का आधार इसका मापदंड नहीं है। मध्य प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों का प्रमुख कौन होता है? तो कुलाधिपति इनका प्रमुख होता है। मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा बनाए जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो करेक्ट आंसर है राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? 70 वर्ष, 70 साल। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य निम्नलिखित से कौन होता है? तो आयोग जनजातीय विकास मध्य प्रदेश होता है। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का कोई सदस्य या अध्यक्ष किससे संबंधित करते हुए स्वहस्ताक्षर लेख द्वारा पद को त्याग सकेगा? तो राज्य सरकार को त्याग सकता है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अशासकीय सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होते हैं? तो करेक्ट आंसर है 3 वर्ष के लिए। एंड मध्य प्रदेश शासन में राज्य स्तरीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 में किस केस से संबंधित दिए गए निर्देश के पालन में किया गया? तो इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ के द्वारा किया गया। इसके साथ ही स्टूडेंट ये अनुच्छेद आता है एक हिंदी में और इंग्लिश में। इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसी तरीके से इंग्लिश के लिए आता है, तो आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करें और अच्छे से 2 बार पैराग्राफ को पढ़ें और इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है, थोड़ी सी लैंग्वेज को मिलान करना होता है और उसके बेसिस पे इसके आंसर इजीली निकल जा सकते हैं। जैसे 141 का बी है, 142 का सी है, 143 का सी। आप इसको अच्छे से पॉज करें और रीड करें, उसके बाद अपने आप कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्ज़ाम में आपको थोड़ा इजी हो जाएगा।
इसी तरीके से स्टूडेंट ये इंग्लिश का भी साथ में एक पैसेज आता है, इसे भी थोड़ा केयरफुली वीडियो को पॉज करके इसे भी आप अच्छे से रीड करें और इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन के आंसर करें। ये तो कोई फिक्स नहीं होता है, बस इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़े वर्ड को मैचिंग करनी होती है। तो ये इसकी करेक्ट आंसर है, आप चेक कर लें। तो स्टूडेंट ये था असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2022 का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप 1 या 2 बार अच्छे से रिवाइज करें। जो 17 मई 2026 को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कई क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर से भी मिल सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करके जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।